जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं और पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए लगे हुए हो। जान लगा दो या जाने दो, ये जो कुछ समय आपका पूरा का पूरा लाइफ नॉट ओनली इट्स अबाउट यू, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं ये सिर्फ आपके बारे में नहीं है, आपके अपनों के लिए भी ये दिन जो बचा हुआ है डिसाइड करेगा कि आप दरोगा बनोगे कि नहीं बनेगा। सबसे पहले जो भी आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स का हमने डाल दिया है, ठीक है, नीचे लिंक होगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। दो तीन बातें मैं और आपको बता दूं, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि अभी इस वीडियो में क्या क्या चीज हम लोग कवर करने वाले। देखिए बहुत मेहनत किया जा रहा है और मैं आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले, ठीक है, कुछ बातें जो आपको अवॉइड करना है अगर आपको फाइनल सिलेक्शन इस बार लेना है तो। देखिए सबसे पहले मैराथन जितने भी क्लासेस यूट्यूब पे चलाए जा रहे हैं उसको आप अवॉइड करना शुरू कीजिए। उसके जगह आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन मतलब क्या होता है, जितने भी प्रीवियस ईयर के टॉपिक मैंने आपको बताया है 2008 से लेके 64 पोस्ट तक जो एग्जाम हुआ है सबका टॉपिक कहां से किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या पूछा गया है उसका भी लिंक हमने नीचे डाल दिया है। रिवीजन मोड में अपने आप को डालिए। मुझे पता है कभी भी यूट्यूब पे वीडियोस देखना बहुत ही इजी होता है और हमारा जो माइंड और जो हमारा साइकोलॉजी होता है उसी तरीके से डिजाइन होता है कि हम इजी चीजों के ओर भागते हैं। हम नहीं चाहते कि हम बुक खोल के चीजों को रिवीजन करें जो हम पढ़ चुके हैं। आलस आपको फील होगा, बट याद रखिएगा सिलेक्शन वही लेके जाएगा जो रिवीजन करेगा। अपने आप को रिवीजन मोड में पूरा का पूरा डालिए और साथ में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते रहिए। देखिए कि कहां से किस किस तरीके से क्वेश्चंस आया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी फोकस करते रहिएगा। अगर आपको कोई मैराथन क्लास बहुत पसंद है, बहुत कोई टीचर आपको पसंद है तो लाइव कभी भी मत देखिएगा। लाइव खत्म होने के बाद उसको 2x के स्पीड से उसको फिनिश कर डालिए। बट अगेन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको मैराथन देखने के लिए। उसके बाद है दूसरा चीज, ट्रस्ट योरसेल्फ। आपको सबसे पहले ये ट्रस्ट करना होगा कि आप ये एग्जाम निकाल सकते हो। एक और चीज मैं बता देता हूं, आपको प्रैक्टिस सेट आपको नहीं करना और स्पेशली ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट आपको नहीं करना है। ये पूरी तरीके से जो अभी जो प्रैक्टिस सेट आई आपको डिमोरलाइज कर देगा, पूरी तरीके से डिमोरलाइज कर देगा, ठीक है। और आपको ऐसा लगेगा कि आपने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। याद रखिएगा सिलेक्शन आपका 75 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट कर लेते हो, मैं लिख के देता हूं, आप कटअप से बहुत ऊपर जाओगे, ठीक है। अगर नॉर्मल पेपर जैसा आता है तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखना है। जैसे ये सब प्रैक्टिस सेट आप करोगे आपका मोरल डाउन होता जाएगा क्योंकि उसमें ऐसे क्वेश्चंस ही दिए हुए हैं, ठीक है। आपको 80 क्वेश्चंस के बारे में सोचना है, ये नहीं सोचना है कि वो 20 क्वेश्चंस को टारगेट करना है। मुझे 80 क्वेश्चंस पे बस टारगेट करना है, जो सिलेबस से होगा और जो मैंने पढ़ा है उस पे ही आपको टारगेट करना है, ठीक है। तो प्लीज आप जो प्रैक्टिस सेट है आपको अवॉइड करना है, सिर्फ रिवीजन मोड में करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ट्रस्ट कीजिए, आपका श्योर है अगर आपने मेहनत किया है, आपने जान लगाया भाई, टाइम अगर आपने दिया है तो भगवान आपको उसका फल जरूर देगा। बट अगर आपने चीटिंग किया है वो आपको पता है कि आपने अपने साथ क्या किया। तीसरा, जो भी ड्रीम डोज के द्वारा वीडियोस डाला जा रहा है एकदम गांठ बांध लीजिए। पूरे यूट्यूब में आपको कोई नहीं उस तरीके से आपको करवाएगा। हमें पता है कि इस एग्जाम को किस तरीके से निकाला और मैं वही करवा रहा हूं। अगेन आपको इंटेंसिव स्टडी करना है, मतलब कम टाइम में आउटपुट ज्यादा देने की कोशिश करना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं, नीचे लिंक होगा, ठीक है। और जो पीडीएफ का बात किया जा रहा है, पीडीएफ आज रात को हम डाल देंगे जो मैराथन क्लास लिया गया। देखिए तो इसमें जो आज हम लोग जो 10 जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उससे हम आपको क्वेश्चंस करवा दे रहे हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर बेस्ड पे है 2021। और एक चीज इसमें हम इजी क्वेश्चंस हमने नहीं लिया, इजी क्वेश्चंस आप कर लोगे जो थोड़ा कह सकते हो कि जिसमें आपको कुछ नया जानने को मिलेगा, वही क्वेश्चंस हमने लिया। सबसे पहले किरचॉफ लॉ पे क्वेश्चन पूछा गया था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, वो हमने कवर कर दिया है। जितने भी देखिए नॉर्मल जो डिजीज होता है वो तो आपको पता है, ठीक है, जो विटामिन से होता है। बट डिजीज रिलेटेड टू एलिमेंट जो तत्व से होता है, जैसे कि आपको पता है जो आर्सेनिक से कौन सा होता है, तो आपका आर्सेनिक से कौन सा होता है, कॉपर से कौन सा होता है, ठीक है। इस टाइप के जितने भी डिजीज है रिलेटेड टू एलिमेंट हमने वो कवर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चंस पूछा गया था और काफी अच्छा क्वेश्चंस भी पूछा गया था। उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पूछे गए हैं, जैसे कि आपका पावर के ऊपर पूछा गया है, चाहे आपका ओम्स लॉ पूछा गया, जो भी फॉर्मूला वो हमने आपको कवर करवा दिया। सोनार, रडार, लेजर, ये तीनों पे क्वेश्चन पूछा गया तो ये हमने कवर कर दिया। महत्वपूर्ण पर्यावरण अधिनियम, अब ये आपका इन्वायरमेंट का टॉपिक है।
एक और हमने इन्वायरमेंट का इसमें टॉपिक ले लिया है जो आपका फूड चेन वाला, तो वो भी आपको इसमें कवर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार, पोषण में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन चैप्टर में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो वो मैंने कवर किया जहां से क्वेश्चन आया हुआ है। और कुछ और जो है कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया था कि जो क्रेब्स साइकिल होता है वो कहां होता है, वो हमने कवर कर दिया है। क्लोरोप्लास्ट कवर कर दिया है। पारिस्थितिकी पिरामिड, ठीक है, जो आपका इकोलॉजिकल पिरामिड होता है वो हमने कवर कर दिया। तो दो टॉपिक आपका इन्वायरमेंट से भी है और सौर सेल और अर्धचालक। एकदम बैठ के अच्छे से कर लेना है, नोटबुक खोल के बहुत ही अच्छे से कर लेना, ठीक है। आपको बहुत ही मजा आएगा और कम समय में आप बहुत चीज सीखोगे। चैनल पे नए हो, मैं फिर से कहता हूं, बेल आइकन दबा के रखिएगा और सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, ये जो हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं ये है आपका 2021 का, ठीक है। पेपर है 26/12 को जो हुआ था, ठीक है, मतलब दिसंबर 2021 में जो पेपर हुआ था। आप पेन पेपर लेके बैठेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन दिया हुआ है, आपको पूछा जा रहा है कि ये कौन सा वैलिड है। अगर आप समझ पा रहे हो यहाँ अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, डेट मीन्स पहले आप खुद सॉल्व करना, ठीक है। अल्फा बीटा गामा दिया है, डेट मीन्स सिंपल सी बात है, ये रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता का यहाँ बात किया जा रहा है, ठीक है। हमने आपको पहले क्या समझाया था कि जब भी कोई रेडियो एक्टिविटी होता है, मतलब रेडियो धर्मिता होता है, मान लीजिए कोई भी रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट है, ठीक है, इससे तीन चीज निकलेंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। क्या निकलेगा? अल्फा। जब भी अल्फा निकलेगा कोई भी एलिमेंट है उसके मास नंबर में कितना डिक्रीमेंट होगा? 2। मास नंबर मतलब आपका, देखिए एक होता है आपका मास नंबर, ठीक है, और एक होता है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या आपको याद रखना है। जब मैं बोलूं एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या, और जब मैं बोलूं मास नंबर मतलब आपका द्रव्यमान संख्या। तो देखिए जब भी आपका अल्फा निकलेगा, कोई भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लेते हैं, चाहे वो थोरियम हो, ठीक है, चाहे यूरेनियम हो, चाहे वो प्लूटोनियम हो, तो ध्यान रखिएगा जब अल्फा निकलेगा तो इसका जो आपका मास नंबर में है कितना का कमी आएगा? तो मास नंबर में जो है इसका आपका 4 का कमी आएगा, ठीक है। और एटॉमिक नंबर में कितना का कमी आएगा, मतलब परमाणु संख्या में कितना का कमी आएगा एटॉमिक नंबर में? तो आपका 2 का कमी आएगा, ठीक है। ये किसके लिए? अल्फा के लिए। वहीं अगर हम लोग बीटा का बात करते हैं, ठीक है, तो बीटा में क्या होगा? मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब परमाणु जो आपका द्रव्यमान संख्या उसमें कोई चेंज नहीं होगा, मतलब यहाँ क्रॉस हो गया। बट जो आपका एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाएगा? 1 से इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज होगा? 1 से इंक्रीज होगा। और वही अगर हम लोग अल्फा बीटा गामा का बात करें, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है? कोई भी चेंज नहीं होता है। अल्फा में चेंज होगा, बीटा में भी चेंज होगा, पर गामा में चेंज नहीं होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब भी रेडियो एक्टिविटी होता है, रेडियो धर्मिता होता है, ठीक है, तो गामा निकलने के बाद क्या होता है? तो याद रखिएगा ना मास नंबर में कोई चेंज होता है ना एटॉमिक नंबर में चेंज होता है। अब हम यहाँ देखिए, सबसे पहले दिया हुआ यहाँ ए, आप ये भी आप याद रखना, ये भी बहुत बार पूछा गया। यहाँ हम लोग लिखते हैं जेड, यहाँ लिखते हैं हम लोग ए। ए जो है आपका मास नंबर को डिनोट करता है और आपका जेड जो है आपका एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है। मतलब ये है आपका परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर नीचे वाला, ये जेड से ही सॉरी जेड से ही डिनोट किया जाता है, ये आप एक्स्ट्रा स्पेशल नहीं ले सकते हो। और ए जो है आपका मास नंबर है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो कि ए था, ठीक है, ए से ए ही रहा, मतलब मास नंबर में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। क्या है? मास नंबर में कोई चेंज नहीं है, बट आपका जो एटॉमिक नंबर है 1 से इंक्रीज हो गया। तो हमने आपको क्या समझाया था? आपका ये सिनेरियो किसका है? ये सिनेरियो है आपका बीटा। बीटा जब निकलता है तो आपका मास नंबर में कोई चेंज नहीं है, बट जो एटॉमिक नंबर है वो आपका 1 से इंक्रीज हो गया। पहला पॉइंट, ठीक है। देखिए जब मैं बोलता हूं एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो गया, मतलब एटॉमिक नंबर समझ लो, मतलब प्रोटॉन की संख्या का बात करें, एक प्रोटॉन बढ़ जाना। तो थोड़ा कंसेप्चुअली आपको करना है, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ है आपका ए, यहाँ है आपका Z+1, यहाँ ए से क्या हो गया? A-4 हो गया, मतलब मास नंबर में 4 का कमी आ गया। तो सिंपल बात है, मास नंबर में 4 का कमी किस में आता है? आपका अल्फा में आता है। तो आपको समझ गया कि पहला वाला मेरा बीटा है, ठीक है, और दूसरा वाला मेरा अल्फा है। तो आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। देखिए इसको और चेक कर लेते हैं। तो ये आपका Y कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है, ए से क्या हो गया? A-4 हो गया, मतलब मास नंबर में क्या हो गया? 4 का कमी हो गया। और आपका जो एटॉमिक नंबर है उसमें आपका क्या हो गया? 2 का कमी हो गया। आप बोलोगे सर कैसे? तो देखिए Z+1, और अगर आप इसमें क्या करोगे? -2 करोगे, ठीक है। तो अगर इसमें आप -2 करोगे तो ये आएगा आपका Z-1, क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया है कि जब भी आपका अल्फा होगा तो मास नंबर 2 से कम होगा और मास नंबर 4 से कम होगा और एटॉमिक नंबर 2 से कम होगा।
तो यहाँ क्या हो गया -4 हो गया, और Z+1 में अगर -2 करोगे तो ये आएगा Z-1 आएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो ये क्या है, ये A-4 ही है और ये Z-1 ही है। डेट मीन्स क्या हो गया, ये लास्ट वाला जो है, ठीक है, जो ये लास्ट वाला जो आपको दिया हुआ ये क्या है, आपका गामा है। तो ये x जो है आपका बीटा, मतलब यहाँ से यहाँ जो हुआ है, ठीक है, जो डिके हुआ है वो बीटा का डिके हुआ है। इस एलिमेंट में आपका यहाँ से यहाँ तक आपका अल्फा का डिके हुआ है, और यहाँ से, ठीक है, बी से लेके यहाँ तक क्या हुआ है, आपका गामा डिके को शो कर रहा है। समझ में आया ये चीज? तो मेरे साथ अभी बोलोगे, अल्फा में, ठीक है, अगर अल्फा डीके होता है तो मास नंबर में कितना का चेंज आएगा, 4 से घट जाएगा। एटॉमिक नंबर में कितना कमी आएगा, 2 से घट जाएगा, ठीक है, समझ में आया। वही अगर हम लोग बीटा का बात करें तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, बट आपका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और गामा में क्या होता है, कोई भी चेंजेस नहीं होते, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप क्या करो, पेन पेपर उठाओ, ठीक है, 1 मिनट, आप पेन पेपर उठाओ और लिखना चालू करो जो भी हमने आपको यहाँ करवाया। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं, रेडियो एक्टिविटी आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। हमने क्या कहा, जो भी यहाँ करवाया जाएगा वो बेस्ट ऑफ बेस्ट होगा, बस पेन पेपर आप लेके बैठिएगा। चलिए सबसे पहले हमने आपको बात किया अल्फा के बारे में, हमने बात किया, क्या बात किया गया, हमने अल्फा के बारे में बात किया। तो अल्फा के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि मास नंबर क्या होता है, इसमें 4 से डिक्रीज होता है जब अल्फा निकलती है तो, और जो आपका एटॉमिक नंबर है वो 2 से डिक्रीज होता है। पहला पॉइंट लिखोगे, पहला क्वेश्चन ये हुआ। उसके बाद आपको याद रखना है कि अल्फा और बीटा ये दोनों रेज है, ये किरणें हैं, ठीक है, ये वेव नहीं है, ये तरंगे नहीं। तो आपको पूछा जाएगा अल्फा और बीटा, ठीक है, इसको डिस्कवर किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। और रदरफोर्ड ने ही नाइट्रोजन का भी डिस्कवर किया, मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। तो रदरफोर्ड ने अल्फा और बीटा और गामा है, तो अल्फा और बीटा इसका डिस्कवर किसने किया, आपको याद रखना है, रदरफोर्ड ने किया। रदरफोर्ड को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है, न्यूक्लियस केंद्रक का, ठीक है, जो डिस्कवरी किया था वो किसने किया था, आपका रदरफोर्ड ने किया था। सब लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्फा बीटा और गामा इन तीनों में से सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पावर किसके पास होता है, मतलब आयोनीकरण का जो क्षमता होता है सबसे ज्यादा किसके पास होता है, तो आपको याद रखना है आपका अल्फा के पास होता है। नेक्स्ट बीपीएससी में पूछा गया था कि अल्फा पे कितना चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है, और कितना होता है, +2 पॉजिटिव चार्ज होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना, +2 पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, हेलियम का जो न्यूक्लियस है, हेलियम का जो केंद्रक है उसके बराबर इसके पास चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना, अगर आपको पूछा जाएगा कि आयोनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा किसमें है, तो अल्फा में। बट अगर आपको पूछा जाए कि भेदन क्षमता, पेंट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसके पास है, तो आप बोलोगे गामा के पास सबसे ज्यादा पेंट्रेटिंग पावर है। और गामा का डिस्कवर किसने किया था, तो आपको याद रखना है विलार्ड, ठीक है। जैसे कि अल्फा और बीटा का डिस्कवर तो रदरफोर्ड ने किया, पर गामा का डिस्कवर किसने किया, विलार्ड ने किया, याद रखिएगा। और ऊपर से मैंने क्या बोला, ये अल्फा और बीटा क्या है, किरणें हैं, रेज है। पर जो आपका गामा है, पूछा जाएगा गामा किस टाइप का वेव है, ये दोनों तरंगे नहीं है, इन दोनों वेव नहीं है, पर गामा किस टाइप का वेव है, तो याद रखिएगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो आपका अल्फा पॉजिटिव है, +2 पॉजिटिव चार्ज है, बीटा क्या है, ये नेगेटिव है, और जो आपका गामा है इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। ये सब चीज आपको लिखना है, ठीक है, समझ में आया, याद रहेगा। और मैंने बीटा का फिर से, बीटा में क्या होगा, मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो जाएगा। नेगेटिव होता है क्या, इसके ऊपर जो चार्ज होता है। फिर से गामा का हमने क्या बताया, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, मतलब क्या होगा, ये पूरी तरीके से क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा। और अल्फा बीटा का तो मैंने बताया, और जो आपका गामा का डिस्कवर किसने किया था, तो विलार्ड ने किया था, याद रखिएगा। आपको मैंने ये भी बताया, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वेव मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होता है, गामा के पास होता है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसके पास होता है, मतलब आवृत्ति गामा के पास होता है। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसके पास होता है, तो आपका गामा के पास होता है। पर आयोनीकरण आपका अल्फा के पास होता है, ठीक है। तो इतना चीज आपको यहां से याद रखना, अल्फा बीटा और गामा से, ठीक है। अब यहां ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट यहाँ वाला में, रेडियो एक्टिविटी। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता जो, इसका डिस्कवरी किसने किया था, तो हेनरी बेकरेल ने किया था। पहला पॉइंट याद रखोगे। दूसरा पॉइंट आप याद रखोगे कि जो रेडियो एक्टिविटी होता है, जो रेडियो धर्मिता होता है, होने के बाद जो आखिरी प्रोडक्ट बचता है, जो लास्ट प्रोडक्ट बचता है, ठीक है, लास्ट चीज जो बचता है वो क्या है, तो आपको याद रखना वो होता है आपका लीड, मतलब सीसा। आखिरी प्रोडक्ट क्या होगा रेडियो एक्टिविटी होने के बाद, तो लीड, सीसा बचता है। नेक्स्ट 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए, एक है यूरेनियम
और एक है आपका थोरियम, और एक आप और याद रखोगे जो यूज होता है वो है आपका प्लूटोनियम। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि जो यूरेनियम है भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है। देखो मैं कोई भी ऐसा बात नहीं बता रहा हूं जो एग्जाम में नहीं पूछा गया, बस अपना आप माइंड खोल के रखिएगा और लिखते हुए चलेगा। बाकी नीचे लिंक है, हमने फुल इसको अच्छे से पढ़ाया भी है आपको, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो यूरेनियम कहां मिलता है, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में मिलता है, ठीक है। उसके बाद थोरियम कहां सबसे ज्यादा मिलता है, तो केरला में मिलता है, ठीक है। दो यूरेनियम एंड थोरियम से आपको इसके आयस्क मतलब और याद रखना है। थोरियम का याद रखोगे मोन्जाइट, मेरे साथ बोलो क्या मैंने बोला, मोन्जाइट। और यूरेनियम का क्या याद रखोगे, एक याद रखोगे पिच ब्लेंड और दूसरा याद रखोगे आप कार्नाटाइट, ठीक है। तो ये था रेडियो एक्टिविटी, आपने समझा, हेनरी बेकर ने डिस्कवर किया। लास्ट प्रोडक्ट जो होता है, आखिरी प्रोडक्ट जो बचता है वो सीसा लीड होता है। यूरेनियम आंध्र प्रदेश, थोरियम आपका केरला, थोरियम से मोन्जाइट, यूरेनियम से पिच ब्लेंड और आपका कार्नाटाइट। अब ध्यान से समझना, जो भी रेडियो, मैं पूरा चीज ही खत्म कर दे रहा हूं, ठीक है, इसी तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, आपको साइंस का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखिए उसके बाद जो आपका जो रेडियो एक्टिविटी होती है, ठीक है, इसका आपको पता है, इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है। जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जो कंट्रोल रॉड, ठीक है, कंट्रोल रॉड के लिए, मतलब रॉड मतलब होता है छड़, ठीक है, तो जो कंट्रोल छड़ के लिए किसका यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है। तो आपको याद रखना है दो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रोल रॉड यूज किए जाते हैं, एक है कैडमियम और एक है आपका बोरॉन। अब यहां ध्यान से समझना स्टेटमेंट में क्या होता है। सबको पता है कि कैडमियम एंड बोरॉन जो एलिमेंट है, जो तत्व है, उसका यूज किया जाता है आपका, ठीक है, नियंत्रक छड़ के लिए, मतलब कंट्रोल रॉड के लिए। क्या मैंने बोला, कैडमियम एंड बोरॉन। मत याद रखिएगा, सिल्वर का भी यूज किया जाता है, इंडियम का भी यूज किया जाता है। तो जब ऑप्शन में आ जाए कैडमियम एंड बोरॉन को छोड़ के सिल्वर और इंडियम, तो घबरा मत जाइएगा। तो आपको कंट्रोल रॉड नियंत्रक छड़ के लिए क्या यूज किया जाता है, कैडमियम एंड बोरॉन, ठीक है। उसके बाद आपको ये दोनों भी याद रखना है, सिल्वर और इंडियम। लिख लो, अगर नहीं दिख रहा तो सुन तो रहे होगे, ठीक है। अब यहां तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि कंट्रोल रॉड आखिर जो है नियंत्रक छड़ का काम क्या होता है। तो आपको याद रखना है, आपको मैंने पढ़ाया है रेडियो एक्टिविटी, उसमें मैंने आपको क्या समझाया था कि इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। तो जो एक्स्ट्रा बहुत सारे जब न्यूट्रॉन्स निकलने लगेंगे तो क्या होगा, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को कम करने के लिए ये यूज किया जाता है। तो कंट्रोल रॉड के लिए कैडमियम, बोरॉन, सिल्वर और इंडियम, ठीक है। और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को क्या होता है, उसको कम करता है, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेता है, सिंपल आप समझोगे तो। उसके बाद एक होता है मंदक। मंदक के रूप में क्या क्या यूज किया जाता है, मंदक क्या करता है, मंदक का काम क्या होता है, मतलब मॉडरेटर का काम क्या होता है, ये स्पीड को कम कर देता है। याद रखना, कंट्रोल रॉड क्या करता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्ब करता है, ठीक है। बट जो आपका मॉडरेटर है, ये क्या करता है, जो न्यूट्रॉन निकल रहा है उसके स्पीड को कम कर देता है। ये पॉइंट समझो, ठीक है। मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, होपफुली आप तक पहुंच रहा होगा। क्या करता है, स्पीड को कम कर देता है। और याद रखिएगा, मंदक के रूप में आपका हैवी वाटर यूज किया जाता है, जिसको हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, और ग्रेफाइट यूज किया जाता है। याद रखना, ग्रेफाइट हम लोग कंट्रोल रॉड में यूज नहीं करते, ग्रेफाइट का यूज कहाँ है, मॉडरेटर में है, ठीक है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड हैवी वाटर का यूज करते। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो DTO है, जिसको हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड या हैवी वाटर बोलते हैं, इसका डिस्कवर किसने किया था। तो आपको याद रखना है HC यूरे। क्या मैंने बोला, HC यूरे का नाम आपको याद रखना है। और लास्ट है आपका शीतलक। शीतलक के रूप में किसको यूज किया जाता है, कूलेंट के रूप में, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसका डिस्कवरी किसने किया था, HC यूरे ने किया था। और याद रखिएगा, और क्या यूज किया जाता है शीतलक के रूप में, तो लिक्विड, क्या, लिक्विड सोडियम, ठीक है। तो इतना चीज आपको समझ में है। अब कुछ हम लोग बात कर लेते हैं कि ठीक है, और एक चीज जो मैं करवा रहा हूं, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट, ठीक है, तो एकदम लिखते हुए चलना, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का हमने यूज देखा कि एनर्जी प्रोडक्शन में किया जाता है, ठीक है। जब वो हम कंट्रोल तरीके से करते हैं, मतलब चीजों को हम कंट्रोल कर लेते हैं, पढ़ाया गया है। अगर आपने चीजों को नहीं समझा, नीचे लिंक होगा, जुड़ सकते हो आप हमसे, ठीक है, अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो। ये सब चीज आपको पढ़ाया, बट ये तो कंट्रोल तरीके से अगर हम लोग रेडियो एक्टिविटी का यूज करते हैं तो क्या होगा, हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट यही एक पॉइंट आ जाता है कि यही जो रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो धर्मिता है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में जिसको हम लोग यूज करते हैं, बट ये जब अनकंट्रोल्ड हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा, तब ये बन जाएगा आपका बॉम्ब। अब बॉम्ब आपने दो तरीके का पढ़ा होगा, जब अनकंट्रोल्ड, ठीक है, चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो, मतलब न्यूक्लियर संलयन हो, या आपका न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब होता है संलयन, ठीक है, और फिजन मतलब होता है विखंडन। तो अगर आपका अनकंट्रोल, ठीक है, अनकंट्रोल अगर आपका न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया मतलब संलयन हो गया, ठीक है, तो आपका बन जाएगा हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है। और अनकंट्रोल न्यूक्लियर फिजन हो गया मतलब न्यूक्लियर विखंडन हो गया, तब आपका बन जाएगा एटॉम बॉम्ब, ठीक है। तो याद रखिएगा, न्यूक्लियर अनकंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन हाइड्रोजन बॉम्ब, अनकंट्रोल न्यूक्लियर फिजन
एटम बॉम्ब। अब जो हाइड्रोजन बम का इन्वेंट किसने किया था, ठीक है, तो आपको याद रखना ये किया था एडवर्ड टेलर ने किया था, ठीक है, किसने किया था, एडवर्ड टेलर ने। और एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे ओपेनहेयर, तो ओपेनहेयर ने क्या किया था, आपका एटम बम का डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा, जिससे आपको क्वेश्चंस बनेंगे, इतना आपको सबसे पहले लिखना है और इसके बाद जो स्पेशल वीडियोस बनाए गए हैं रेडियो एक्टिविटी पे उसको करना है, ठीक है। तो समझ में आया। तो पहला क्वेश्चन आपका ये था, हमने यहाँ से शुरू किया था, आपको पूरा का पूरा हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से पानी में से कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बनती है। देखिए जितने आपके तत्व है, ठीक है, तत्व से कौन से बीमारी होते हैं वो अभी इसमें आप देखने वाले। देखो तो मिनी माता का बात किया गया, तो मिनी एम फॉर मिनी होता है, ठीक है, क्या होता है, एम फॉर मिनी होता है, ठीक है, मिनी। और एम फॉर क्या होता है, मार्करी, मार्करी मतलब पारा। तो निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बनती है, तो आपको याद रखना है ये है आपका, कहाँ है, पारा, मतलब Hg, पारा, ठीक है, समझ में आया। अब जल्दी से आ जाए, नोटबुक फिर से ऑन रखिए। अब देखिए सबसे पहले हम लोग पारा का बात करते हैं, दैट मीन्स मार्करी का बात करते हैं, क्या क्या इससे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। सबसे पहले याद रखना इसका परमाणु संख्या कितना है, तो 80 है, ठीक है। दूसरा क्विक सिल्वर किसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा क्विक सिल्वर जो बोला जाता है किसको बोला जाता है, आपको मार्करी को एक क्विक सिल्वर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा कौन सा ऐसा धातु है, क्योंकि याद रखना मार्करी एक ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में रहती है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ठीक है। तो कौन सा ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहती है, तो वो आपको याद रखना है मार्करी। अब देखो एमलगम, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा धातु है, ठीक है, जो एमलगम बनाती है, ठीक है, तो आपको याद रखना एमलगम कौन बनाती है, मार्करी बनाती है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा एमलगम तो बनाती है, समझ में आया, कौन बनाती है, मार्करी बनाती है दूसरे धातुओं के साथ मिलके। बट ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके साथ वो एमलगम नहीं बनाती, तो आपको याद रखना आयरन, प्लेटिनियम, टंगस्टन एंड टेंटलम। मैंने क्या बोला, आयरन, प्लेटिनियम, टंगस्टन एंड टेंटलम के साथ क्या करती है, वो एमलगम नहीं बनाती। टंगस्टन में बोलता हूं, तो टंगस्टन का सिंबल पूछा गया था एग्जाम में, याद रखें टंगस्टन जो होता है वो W होता है, याद रखें। आप मुझे कमेंट करके बताना कि टंगस्टन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 70 प्लस होता है, आप एग्जैक्ट मुझे बताना, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या होता है, नेक्स्ट मैंने बता दिया, ये एक ऐसा धातु है जो क्या होता है, तरल रूप में होता है आपका रूम टेम्परेचर पे। इसको थर्मोमीटर में यूज किया जाता है, अगर आपको पता हो। अब थर्मोमीटर में यूज किया जाता है, पूछा ये गया था क्यों यूज किया जाता है थर्मोमीटर में, तो याद रखिएगा इसका हाई कोफिशिएंट एक्सपेंशन, यही वर्ड लिखा हुआ आएगा। मतलब अगर इसको हिंदी में समझाना चाहूं तो थोड़ा भी अगर आप टेम्परेचर दोगे तो उसका जो बढ़ाव है, ठीक है, फैलने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए उसको बोला जाता है हाई टेम्परेचर को, हाई कोफिशिएंट एक्सपेंशन इसका होता है। इसीलिए क्या होता है, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो होता है बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए थर्मोमीटर में यूज किया जाता है। मिनीमा का डिजीज होता है, मैंने बता दिया। और क्वेश्चन पूछा जाएगा या मतलब पूछा गया है, आई थिंक यूपी ऐसा ही पूछा गया था ये, कि जो आपका, मैंने आपको क्या है, संजक और असंजक बल मैंने आपको भराया, ठीक है, मतलब कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स। तो अगर मैं बोलूं कि मार्करी में, ठीक है, कोएसिव फोर्स ज्यादा होगा या एडेसिव फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है, तो संजक बल जो होता है, कोएसिव फोर्स जो होता है इसमें आपका ज्यादा होता है, ठीक है। और वाटर में कौन सा ज्यादा होता है, असंजक बल, दैट मींस एडेसिव फोर्स ज्यादा होता है। कोएसिव क्या है, एडेसिव क्या है, सब चीज मैं आपको समझा चुका हूं, तो समझ में आया। मार्करी से क्या होता है, मिनी माता डिजीज होता है। अब जल्दी से आइए, विल्सन डिजीज, आपको एक पूछा जाएगा कि विल्सन डिजीज किससे होता है, तो याद रखिएगा आपका बॉडी में जब कॉपर बहुत ज्यादा हो जाएगा, कॉपर, तांबा आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो कौन सा बीमारी हो जाएगा, विल्सन। और याद रखिएगा कॉपर पहला ऐसा धातु था जो ह्यूमन काइंड, मतलब ह्यूमन ने यूज किया था, ठीक है। तो विल्सन डिजीज किससे होता है, जब बॉडी में कॉपर ज्यादा हो जाता है। याद रखिएगा एक बीमारी पूछा जाता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, क्या बोला जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, या इसको एक और नाम से जाना जाता है मेथिमोग्लोबिनेमिया। मैंने क्या बोला, मेथिमोग्लोबिनेमिया, ठीक है, का तोड़ के याद रखो। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम और मेथिमोग्लोबिनिया जो होता है आपको क्यों होता है, तो आपका बॉडी में जब नाइट्रेट का मात्रा ज्यादा हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। एक्चुअली जो ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है ना, कि जो बच्चा पैदा लेता है, ठीक है, तो उसका बॉडी क्या होता है, ब्लू हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो ब्लड होता है ना उसमें ऑक्सीजन की जगह क्या होता है, नाइट्रेट जा रहा होता है, ऑक्सीजन होता ही नहीं है, इसीलिए क्या होता है, बच्चे का जो बॉडी होता है वो ब्लू हो जाता है। तो याद रखिएगा बॉडी में जब नाइट्रेट्स आ जाएगा, ठीक है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा, आपका मेथिमोग्लोबिनेमिया हो जाएगा, ठीक है, जब आपका बॉडी में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन बोल सकते हो कि एग्जैक्टली ब्लड में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, ठीक है। अब याद रखना, ओ शिट,
चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कैडमियम में। अब एक यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था कैडमियम से रिलेटेड, अगर आपको याद हो, ठीक है, कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिससे जो सिटी होता है, सिटी में सबसे ज्यादा सॉइल पोल्यूशन होता है, जो मृदा का जो पोल्यूशन होता है सिटी जो होता है उसमें सबसे ज्यादा क्यों होता है, तो वो कैडमियम के कारण होता है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, कैडमियम से कौन सा बीमारी होता है, तो इटाई इटाई बीमारी होता है। कौन सा? इटाई इटाई। देखो, मार्करी से मिनीमाता, ठीक है, कॉपर से विल्सन, ठीक है, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, और कैडमियम से मैंने क्या बोला? इटाई इटाई डिजीज। इटाई इटाई डिजीज का मतलब होता है, ये भी पूछा गया, इट हर्ट मतलब इट हर्ट मतलब दुखना, दुख रहा है, ठीक है, तो इट हर्ट। बेसिकली ये बीमारी जो था सबसे पहले कहां देखा गया था? जापान में देखा गया। तो याद रखना, कैडमियम से कौन सा बीमारी होता है? इटाई इटाई। और ये कैडमियम, जैसे कि आप इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है उस एरिया में अगर रहते हो, अगर बॉडी के अंदर आपको कैडमियम आ गया तो आपको हो जाएगा, आपको इटाई इटाई, इट हर्ट। सबसे पहले जापान में देखा गया था। उसके बाद याद रखना, आर्सेनिक। क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्सेनिक का जो पॉल्यूशन है, तो आर्सेनिक का जो पॉल्यूशन होता है बेसिकली याद रखना ये वाटर में मिलता है, ठीक है। वाटर में जब आपका आर्सेनिक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपको कैंसर होने की बहुत संभावना होती है। तो वाटर पॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक, याद रखना, आपको कैंसर, ठीक है। उसके बाद एक होता है, आपको क्वेश्चन पूछा गया था, दरोगा में आई थिंक पूछा गया था, कि जो हमारा व्हीकल होता है, ठीक है, उससे जब धुआं निकलता है तो अगर अंदर हमारा जाता है तो हमें दम घुटता है, ठीक है, या खांसना आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी आपका व्हीकल होता है, व्हीकल में क्या होता है, उसका जो धुआं निकलता है उसमें होता है लीड, उसमें होता है आपका शीशा। आप बोलोगे इसमें लीड और शीशा होता है, जिसके कारण क्या होता है? आपका दम घुटता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना है, जो लीड जो डाला जाता है, आखिर पेट्रोल में ये लीड आता कहां से? तो उसमें एक कंपाउंड डाला जाता है जिसको बोला जाता है टेट्रा इथाइल लीड। अब ये क्या है? ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जो पेट्रोल में हम एंटी नॉकिंग सब्सटेंस कौन सा मिलाते हैं? एंटी नॉकिंग मतलब क्या होता है कि जैसे आप बाइक चलाते हो ना, तो दूध मतलब रुकना नहीं है, रास्ता में पूरा चलते रहना, एकदम फराटे डांट चलना है, मतलब रुकना, दुख नहीं करना है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, उसमें क्या मिलाते हैं? टेट्रा इथाइल लीड मिलाते हैं पेट्रोल में। आप देखते होंगे कि पेट्रोल खरीदने के बाद भी एक छोटा सा पाउच आता है, उसमें डाल देते हैं, उसी में होता है टेट्रा इथाइल लीड। तो एंटी नॉकिंग सब्सटेंस है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। क्या मिलाते हैं? टेट्रा इथाइल लीड। और कैसे आप बताओगे जो क्वालिटी ऑफ जो आपका पेट्रोल होता है किस पे डिपेंड करता है? तो ऑक्टेन नंबर पे डिपेंड करता है, ये भी आप याद रखिएगा। और डीजल का जो क्वालिटी डिपेंड करता है वो C10 नंबर पे करता है, याद रखिएगा, ठीक है। एक और बीमारी का नाम आपको याद रखना है, सिरोसिस, CIRRHOSIS। सिरोसिस बीमारी क्यों होता है? तो आपका इसमें क्या होगा? लीवर खराब हो जाएगा, ठीक है, लीवर खराब हो जाएगा। अब लीवर खराब हो जाएगा क्यों? क्योंकि जब आप अल्कोहल ज्यादा लेने लगोगे तो आपको लीवर आपका डैमेज हो जाएगा। अब याद रखिएगा, अल्कोहल का जब मैं बोलूं तो याद रखना है वो पीने वाला अल्कोहल का बोल रहा हूं, मिथेनॉल नहीं, इथेनॉल का बात कर रहा हूं। और इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। अच्छे से याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूं, जो भी चीज कनेक्ट करके लिए बता रहा हूं। अल्कोहल मतलब ग्रेन अल्कोहल, ग्रेन वाला अल्कोहल, GRAIN, ग्रेन अल्कोहल को क्या बोलते हैं? हम लोग इथेनॉल बोलते हैं। और हम लोग एक ऊड अल्कोहल बोलते हैं, ऊड अल्कोहल। वो वाला कौन सा अल्कोहल है? तो वो मिथेनॉल है। मिथेनॉल जहरीली शराब क्या होता है? तो वो मिथेनॉल होता है। अब पीने वाला शराब कौन सा होता है? तो वो इथेनॉल होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले मार्करी अगर ज्यादा हो गया, पारा ज्यादा हो गया तो मिनीमाता हो जाएगा, कॉपर ज्यादा हो गया तो विल्सन डिजीज हो जाएगा, नाइट्रेट ज्यादा हो गया तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा, कैडमियम ज्यादा हो गया तो इटाई इटाई हो जाएगा, आर्सेनिक अगर वाटर में आ गया तो कैंसर हो जाएगा, लीड के कारण हमें घुटन होता है, और सिरोसिस आपका लीवर खत्म हो जाएगा अगर ज्यादा दारू पियोगे तो, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका ये क्रिचअप। ये भी बहुत, देखो अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जो और पूरा एनसीईआरटी से नहीं उठा के, जो बहुत मतलब हाईलाइटेड होते हैं ना, वही। जैसे कि ये देखो, ये पूछा गया किरचॉफ का जो धारा नियम है, ठीक है, किरचॉफ का जो करंट लॉ है, ठीक है, वो कौन से चीज को फॉलो करता है, और किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है वो किस चीज को फॉलो करता है? तो याद रखिएगा, जो किरचॉफ ने दो लॉ दिया था, एक दिया था वोल्टेज लॉ, सबसे पहले वोल्टेज से पहले सबसे पहले इन्होंने दिया था, किरचॉफ ने एक करंट लॉ दिया था, एक वोल्टेज लॉ दिया था। ये दोनों आपको समझना है। बट अभी याद रखना, जो करंट लॉ था इसका, ठीक है, तो किरचॉफ का धारा नियम, दैट मींस किरचॉफ का जो करंट लॉ था, ये था आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, ठीक है। मैंने क्या बोला? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे था, मतलब ये आवेश, चार्ज मतलब होता है आवेश, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे था। वही आपका जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ था वो क्या था? कंजर्वेशन ऑफ किस पे था? वो आपका किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ था, ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे था, ऊर्जा पे था। तो याद रखिएगा, जो किरचॉफ करंट लॉ है, धारा वाला है, ठीक है, वो क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज मतलब आवेश। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है, ठीक है, वो किस पे है? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये समझ में आया? अब आइए कि किरचॉफ करंट जो वोल्टेज लॉ क्या बोलता है और करंट लॉ, क्योंकि आपको यही समझना है, ये समझ गए बाकी खेल खत्म। देखिए
किरचॉफ करंट लॉ ये बोलता है, मैं बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए कि ये कोई एक तार है, ठीक है, ये कोई एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, मान लीजिए कि ये एक कोई पॉइंट है, आपका घर में कोई पॉइंट है, ठीक है, जहां यहां से भी करंट आ रहा है, ठीक है, इधर से भी करंट आ रहा है और इधर निकल रहा है और उधर भी निकल रहा है, मतलब दो करंट आ रहा है इस पॉइंट पे। बहुत बार ऐसा होता है, कोई एक तार है, यहाँ तार में दो करंट इधर से आ रहा है और फिर से दो यहां से निकल रहा है। तो जब भी किसी एक नोड, मैं इसको एक नोड मान लेता हूं, ठीक है, जब भी किसी एक नोड पे, ठीक है, करंट का सम निकालेंगे, टोटल आने वाला और टोटल जाने वाला, ठीक है, तो उसका जो सम होगा वो हमेशा जीरो होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है कि करंट इंटर्स द नोड इक्वल टू करंट लीविंग द नोड। आप ये भी बोल सकते हो कि जितना करंट एक नोड पे आ रहा है उतना ही करंट निकल रहा है। ये कौन बोलता है, ये दिमाग में छापना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप नहीं समझ के पढ़ोगे तो नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये अगर एक नोड है, जितना करंट इस पे आ रहा है उतना ही करंट निकल रहा है, पहला पॉइंट इस तरीके से बोल सकते हो। या टोटल, ठीक है, जितना करंट, ठीक है, जितना करंट इस पे आएगा उतना ही करंट निकलेगा, या टोटल करंट को अगर आप ऐड करोगे किसी भी एक नोड पे, ठीक है, तो क्या होगा, वो हमेशा जीरो होगा। तो देखो I1 I2 I3, ठीक है, ये क्या हो रहा है आप देखोगे तो ये आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा I4 और I5, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा I4 और I5, बट हमने इसको टोटल इस साइड लेके आया है इसलिए टोटल करोगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये है आपका किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि कोई भी एक सर्किट है, क्लोज्ड सर्किट है, मतलब, ठीक है, अगर इसमें कोई भी वोल्टेज दिया जाता है, मान लीजिए कोई एक क्लोज सर्किट है, इस पे अगर कोई भी अगर आप वोल्टेज दोगे, ठीक है, तो हमेशा याद रखना अगर टोटल वोल्टेज, यहां भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। देखो कोई भी चीज वोल्टेज में विभवांतर का जब मैं बात बोलता हूं, वोल्टेज मतलब क्या होता है I इंटू आर। आई होता है मतलब इसमें जितना करंट जा रहा है, और आर होता है मतलब मान लो यहाँ पंखा हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसमें जो वोल्टेज लग रहा है, तो इसी को मिला के क्या होता है, वोल्टेज किससे बनता है, करंट और रेजिस्टेंस, मतलब करंट रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। तो याद रखना, तो यहाँ कुछ वोल्टेज लगेगा, यहाँ कुछ वोल्टेज लगेगा, यहाँ कुछ वोल्टेज लगेगा और यहाँ कुछ वोल्टेज लगेगा, तो इस सब वोल्टेज को अगर प्लस करेगा तो ये हमेशा जीरो आएगा। ये चीज आपको याद रखना है। तो ये था आपका वोल्टेज लो, ये था आपका करंट लो, ठीक है, समझ में आया। अब नोटबुक खोलिए, इसको लिख लीजिएगा। आप जल्दी से आते हैं कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। देखिए, तो ये तो हमने आपको समझा दिया कि किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है कि किसी भी एक नोड पे, ठीक है, पूरा अगर सम करते हो सब इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट, तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये चीज आप समझ गए। दूसरा, किरचॉफ करंट लॉ जो है किस पे, धारा का जो नियम है किस पे बेस्ड है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। अब याद रखना कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना है, जैसे कि देखो ये सब फॉर्मूला से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि देखो यहां मैं लिख देता हूं, ये देखो I इक्वल टू Q बाई टी। क्या है I है करंट, Q है आपका चार्ज मतलब आपका आवेश, और T है आपका टाइम। हमेशा याद रखना T जो यहाँ लिया जाता है हमेशा सेकेंड में लिया जाता है जब भी ये फॉर्मूला का आपको यूज, क्योंकि हो सकता है आपको चार्ज का वैल्यू दे दे, टाइम का वैल्यू दे दे, पूछ ले कि कितना करंट पास हो रहा है कोई भी एक सर्किट से। ये एक सर्किट दे देगा आपको, एक सर्किट दे दिया जिसमें बोल दिएगा क्या, रेजिस्टेंस दे देगा, ठीक है, वोल्टेज दे देगा या चार्ज का कुछ भी दे सकता है, ठीक है, आप प्रिपेयर होके रहो, ठीक है। तो याद रखना ये फॉर्मूला याद रखना, I इक्वल टू Q बाई टी। Q चार्ज है और T आपका सेकेंड है, याद रखिएगा। T हमेशा सेकेंड में लेते हैं, Q क्या है आपको कूलम है, और I है हमारा एम्पेयर। तो कुछ भी बना सकते हैं, इधर से उधर चेंज भी कर सकते हो। तो याद रखें, जैसे कि अगर मैं पूछूं Q जो है चार्ज जो है आवेश जो, उसका यूनिट क्या होगा, तो आप बोलोगे कूलम, या हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं एम्पेयर सेकेंड भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर Q को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं I इंटू टी, I का होता है एम्पेयर, T का होता है सेकेंड, तो कुछ भी लिख सकते हो। और आप थोड़ा सा फॉर्मूला पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला पे I इक्वल टू Q बाई टी, ठीक है, समझ में। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 एम्पियर करंट अगर किसी वायर से पास करना है तो कितना हमें इलेक्ट्रॉन पास करना पड़ेगा 1 एम्पियर के लिए। तो याद रखिएगा 6.25 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन हमें पास करना पड़ेगा, तभी हमें 1 एम्पियर का करंट मिलेगा। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम होता है, ठीक है। और याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था, आपका जे थॉमसन ने किया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो सबसे हल्का है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे हल्का होता है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जो मास जो होता है, द्रव्यमान जो होता है आपका प्रोटॉन का, कितना गुना होता है इलेक्ट्रॉन का, तो याद रखिएगा 1837, मतलब
इलेक्ट्रॉन का जितना भी मास है उसका 1837 गुना जो मास होगा आपका प्रोटॉन का होगा। तो याद रखना एक किरचॉफ करंट लॉ जो है क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। I = Q/T होता है। 1 एम्पियर के 1 एम्पियर अगर पास करना है किसी भी वायर से तो हमें 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पास करना पड़ेगा। 1 इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है, इतना चीज आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ का बात करें तो वोल्टेज लॉ मैंने आपको समझा दिया। करंट लॉ जो है ये क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम करता है, और ये क्या करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब ऊर्जा के कंजर्वेशन पे काम करता है। अब फॉर्मूला कुछ याद रखोगा, V = I है। V क्या है, वोल्टेज है, I करंट है और R आपका रेजिस्टेंस है। इसी को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है V = W/Q होता है। लिखना है, कुछ भी फॉर्मूला पे आपको क्वेश्चंस बना देगा। V = होता है W/Q। Q क्या है, यहाँ चार्ज है, और W क्या है, यहाँ आपका वर्क है, कार्य है, कितना आपने कार्य किया। कार्य का यूनिट, ठीक है, और एनर्जी का यूनिट सेम होता है, क्या होता है, जूल होता है। इसीलिए जो वोल्टेज जो होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ किस पे, कंजर्वेशन ऑफ आपका एनर्जी पे डिपेंड करता है। क्योंकि देखो यहाँ ये है आपका वोल्टेज, ये है आपका एनर्जी। तो V = W/Q, ये फॉर्मूला भी याद रखोगे। पावर, P क्या है, आपका पावर है, तो पावर = होता है V²/R और पावर = होता है VI। मैं फिर से बताता हूँ, ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, V = IR, V वोल्टेज है, ठीक है, विभवांतर है, V = IR, I करंट है और R रेजिस्टेंस है, तो V = IR। V = W/Q, V क्या है, वोल्टेज है, W क्या है, आपका वर्क है, कार्य, और Q क्या है, आपका चार्ज है। P = क्या है, V²/R, V वोल्टेज, R रेजिस्टेंस, P पावर, पावर को और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P = V²/R या P = VI। ठीक है, वोल्टेज। अब याद रखना, जो आपका वोल्टेज नापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर। अब 2 पॉइंट याद रखना, गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर में कैसे चेंज कर सकते हैं, और आपका गैल्वेनोमीटर को हम लोग एम मीटर में कैसे। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर क्या करता है, छोटा अमाउंट ऑफ करंट नापता है, प्लस ये भी बताता है कि करंट का डायरेक्शन क्या है। तो याद रखिएगा, जब आपको गैल्वेनोमीटर, ठीक है, से वोल्ट मीटर में, अगर गैल्वेनोमीटर कोई भी एक गैल्वेनोमीटर इसको अगर वोल्ट मीटर में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रतिरोध, हाई प्रतिरोध में, दैट मींस हाई रेजिस्टेंस जो है आपको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। आपको किसके साथ, आपको गैल्वेनोमीटर के साथ। वहीं अगर गैल्वेनोमीटर को आपको एम मीटर में चेंज करना है, सॉरी हाँ, गैल्वेनोमीटर को अगर आपको एम मीटर में चेंज करना है, ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक लो रेजिस्टेंस जो है, मतलब कम प्रतिरोध वाला रेजिस्टेंस क्या होगा, आपको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा आपको गैल्वेनोमीटर के साथ। ये याद रखना, पूछा गया है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे चेंज कर सकते हो, गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कैसे चेंज कर सकते हो। और यहाँ मैंने सिंपल एक सर्किट बना दिया है, और ये सब फॉर्मूला से कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे वोल्टेज हमने दे दिया है, ये कोई एक बल्ब लगा दिया, यहाँ रेजिस्टेंस है, और ये यहाँ हमने करंट पास कर दिया। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि सोनार। ठीक है, सोनार जो होता है आपका SONAR, सोनार। ठीक है, तो सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउंड। ठीक है, देखो सोनार, रेडार और लेजर, तीनों का आपको याद रखना है। देखिए, तो सोनार जो होता है आपको यहां से याद रखिएगा। देखिए, सोनार जो होता है आपका, ये होता है आपका साउंड, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। मैंने क्या बोला, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग क्या होता है, आपका सोनार होता है। अब जल्दी जल्दी लिखोगे इसको। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोनार का। सोनार क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें किस टाइप का वेव यूज किया जाता है, तो अल्ट्रासोनिक वेव यूज किया जाता है। क्या मैंने बोला, अल्ट्रासोनिक वेव यूज किया जाता है। ठीक है, थोड़ा हिंदी में कर लेना, ठीक है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर अल्ट्रासोनिक वेव यूज किया जाता है। अल्ट्रासोनिक मतलब जो ये आपका साउंड नेविगेशन होगा, सोनार जो होगा, इसमें अल्ट्रासोनिक वेव यूज किया जाएगा। मतलब इस वेव का, इस तरंग का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज होगा, ये याद रखना। और याद रखना, जो आपका अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है, अल्ट्रासोनिक जो हम बोलते हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता। एक एक पॉइंट, सबसे पहला पूछा जाएगा सोनार का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या बोलोगे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जो आपका सोनार होता है उसमें किस टाइप का वेव, किस टाइप का तरंग यूज किया जाता है, तो अल्ट्रासोनिक वेव यूज किया जाता है, जिसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, ग्रेटर देन 20,000 किलो हर्ट्ज। और ये क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जी नहीं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। इसका यूज क्या है, ये भी पूछा गया है कि जो सी होता है, सी मतलब जो समुद्र होता है, उसका गहराई क्या है, ये नापने में यूज किया जाता है। प्लस कोई भी नीचे अगर कोई चीज डूबा हुआ है तो उसको भी नाप चेक करने के लिए ये यूज किया जाता है, मतलब डेप्थ ऑफ सी, और कोई चीज अगर डूबा हुआ कोई चीज है उसको भी खोजने में यूज किया जाता है। किस फेनोमिना, किस फेनोमिना पे ये काम करता है, तो रिफ्लेक्शन फेनोमिना, दैट इज इको, प्रतिध्वनि सिद्धांत पे काम करता है। आपको पता है, नीचे छोड़ता है, फिर से वो ऊपर वेव निकल के आता है। तो किस फेनोमिना, रिफ्लेक्शन, प्रवर्तन पे काम करता है, जिसको हम लोग इको भी बोल सकते हैं, प्रतिध्वनि पे काम करता है। इसका काम क्या है, तो डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर। कोई भी अगर वाटर के अंदर, पानी के अंदर, ठीक है, कोई भी चीज है, कितना डिस्टेंस है पानी के तरल ऊपर वाले परत से, कितना डिस्टेंस
के नीचे है उस वो पता चलता है, डायरेक्शन पता चलता है, वेलोसिटी, मतलब अगर शिप जहाज अगर पानी के ऊपर तैर रहा है उसके नीचे कुछ भी है उसके बारे में वो सब चीज पता कर सकता है, कितने डिस्टेंस पे है, डायरेक्शन पे है और उसका वेलोसिटी कितना है, ठीक है, चाल कितना है। उसके बाद आता है आपका रेडार। रेडार क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यानी क्या बोला? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो क्या है आपका रेडार है, याद रखिएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसमें कौन सा वेव यूज किया जाता है? तो रेडियो वेव। अब याद रखना सबसे पहले रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रेडार, उसके बाद आपको याद रखना है रेडियो जो वेव है, ठीक है, ये क्या है आपको पूछा जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसमें रेडार में जो यूज किया जाता है। इसको किसने इन्वेंट किया था? तो हेनरिच हर्ट्ज ने किया था। किसने किया था? हेनरिच हर्ट्ज ने किया था। अब इसका काम क्या है? तो रेडार आपने देखा हो कभी, आप एयरफोर्स के जो अगर इलाका होता है अगर उसमें कभी जाओगे तो आपको दिखेगा रेडार। रेडार क्या करता है? आपका पूरा का पूरा आपका जो आपका मतलब नियर बाई जो आपका जो आकाश है, ठीक है, मतलब जो एयर मतलब एटमॉस्फेयर जो पूरा है, ठीक है, उसको क्या करता है? उसको वो स्कैन करते रहता है कि कहीं कोई एयरक्राफ्ट तो नहीं है, कोई स्पेस क्राफ्ट तो नहीं है, या कोई मिसाइल तो नहीं है। सब चीज रेडार, देखो सोनार का काम पानी में, रेडार का काम हवा में, इतना याद रखना, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लेजर। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। पूछा गया है ये भी, ठीक है, कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। अब याद रखना ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि किस तरीके का इसका लाइट होता है, तो इसका कोई हिंदी मुझे नहीं लगा, तो ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में याद करना। इसका होता है मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट, ये वर्ड याद रखना, मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट। और यूनिडायरेक्शनल होता है, आपने लेजर छोड़ा होगा, क्या होता है? एक डायरेक्शन में जाता है। और क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक, और क्या होता है? कोहेरेंट होता है, ठीक है। इसको डिस्कवर किसने किया था लेजर को? ये भी बहुत बार पूछा गया, तो आपको याद रखना है, थियोडर मेनन ने किया था। किसने? थियोडर मेनन ने, ठीक है। अब चलो कुछ जल्दी से इसको हम लोग ये करेंगे, एक चीज रुक जाए, कुछ जो चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप लोग याद रखोगे आईपी का फुल फॉर्म, ठीक है, सॉरी यहाँ लिख गया है बट कोई बात नहीं, अब बस लिख लेना, ठीक है। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये सब पूछे गए हैं जो, ठीक है। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। www आप मारते होगे तो इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। उसके बाद HTTP, आप जब भी मारते होगे ना तो वहां देखना आप एड्रेस बार में, ठीक है, कोई भी वेबसाइट खोलते होगे तो वहां लिखा आता है HTTP, तो इसका क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद ये भी पूछा गया तो कोबाल। कोबाल का मतलब क्या होता है? COBOL, ठीक है, तो ये है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबाल, COBOL, कोबाल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। एक और पूछा गया था फोरट्रैन, FORTRAN, फोरट्रैन, तो ये याद रखना, फॉर्मूला ट्रांसलेशन आपको याद रखना है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन फोरट्रैन का, ठीक है। लास्ट ये क्वेश्चन आप एक और डिस्कस करना है हमें कि भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण, श्योर है क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमने आपको पूरा लिस्ट दे दिया, बस आप पढ़ लेना। मैं फिर से बता रहा हूं, जितना आपको दे दिया जा रहा है, जितना आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, बस उतना भी कर लोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया था? तो ये आया था आपका 1974 में। कब आया था? आपका 1974 में आया था। आप जल्दी से देखिए कुछ कुछ जो पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए, सबसे पहला पूछा गया है, ठीक है, आपको मैंने बताया कि जल जो वाटर पॉल्यूशन के लिए जो लाया गया था, ठीक है, तो वो कब लाया गया था? अभी मैंने बताया 1974। उससे जस्ट एक साल पहले क्या आया था? तो याद रखना, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो लाया गया था 1973 में लाया गया था, और प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट आपको साथ में याद रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लाया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा गया था दरोगा में, ठीक है, कि जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? तो कैलाश संकला को क्या बोला जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया? तो 1973 में लाया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लाया गया? तो 1992 में लाया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो वाइल्ड लाइफ होते हैं, तो वाइल्ड लाइफ आपने वर्ड सुना होगा, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लाया गया? तो 1972 में लाएगा। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम लोग कब मनाते हैं? ठीक है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो हम लोग मनाते हैं 3 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा, 1972 में क्या आया? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आया। 1973 में क्या आया? प्रोजेक्ट टाइगर आया। 1992 में क्या आया? प्रोजेक्ट एलिफेंट आया। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट है,
ठीक है। तो उनको कंजर्व करने के लिए जो एक्ट आया था, ठीक है, तो कब आया? 1980 में आया। उसके बाद इन्वायरमेंट जो हमारा वातावरण है, तो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट कब आया? तो 1986 में आया, ठीक है। और याद रखिएगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जिसको जैव विविधता बोलते हैं, ठीक है, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब आया? तो 2002 में आया। मेरे साथ फिर से रिवीजन करो। वाटर पॉल्यूशन एक्ट, मतलब वाटर को गंदा नहीं करना है, 1974, ठीक है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ को बचाना है, 1972, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ठीक है। एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986 और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब होता है जैव विविधता, आपका 2002 में आया था। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे तो 22 मई को मनाते हैं, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। बस इतना ही आज रखना आपका कि दूध में उपस्थित शर्करा, मतलब दूध में किस टाइप के जो शुगर है वो मिलती है दूध में, मतलब मिल्क जो होता है उसमें किस टाइप का शुगर मिलता है, ये आपको पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए पेन पेपर लेके बैठेगा, जो भी पॉइंट बोलूंगा बस लिखते हुए चलना, ठीक है, अगर आपको निकालना है फाइनल। देखो तो सबसे पहले बात करते हैं दूध का अगर हम लोग बात करें तो दूध में जो आपको शर्करा याद रखना है, शुगर दैट मींस कार्बोहाइड्रेट, तो जितने भी हैं ये कार्बोहाइड्रेट के ही फॉर्म है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो दूध में जो मिलता है आपको लैक्टोज मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो आपको यहाँ फ्रैक्टोज किस में मिलता है? जिसको क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे स्वीटेस्ट शुगर, सबसे मीठा शर्करा कौन सा है, या सबसे मीठा आपका कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो आपको याद रखना है फ्रैक्टोज, ठीक है। ये किस में मिलता है? तो फ्रूट में मिलता है, ठीक है। तो अगर बोले कि फ्रूट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो आपको या शर्करा मिलता है या शुगर मिलता है, तो आप बोलोगे आप फ्रैक्टोज। दूध में कौन सा मिलता है, तो आप बोलोगे लैक्टोज, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। और ग्लूकोज से अभी रिसेंटली बिहार जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, पूछा गया था कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? ग्लूकोज जो है सबसे छोटा रूप होता है, अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट याद रखना, इसको अगर जो भी एथलीट होते हैं, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उसको इंस्टेंट तुरंत एनर्जी देने के लिए क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो उसमें प्राइमरी प्रोडक्ट होता है, प्राथमिक प्रोडक्ट कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है ग्लूकोज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं, तो याद रखिएगा जो ग्लूकोज है वो क्या है? सबसे छोटा यूनिट है आपका किसका? कार्बोहाइड्रेट का। प्लस ये भी याद रखिएगा कि जो ग्लूकोज जो होता है प्राइमरी प्रोडक्ट होता है आपका किसका? फोटोसिंथेसिस का। ये सब पढ़ाया हुआ है, मैं रिवीजन कर पा रहा हूं। तीसरा याद रखिएगा, ठीक है, कि जो आपका इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C6H12O6 होता है, ये भी याद रखिएगा। और ये किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, तो आपको याद रखना है किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है ये, तो ये मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। क्या है ये? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, इतना याद रहेगा। अब याद रखिएगा जो आपका शुगर होता है, जिसको हम लोग का टेबल शुगर जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, उसका फॉर्मूला पूछा गया था, तो याद रखिएगा C12H22O11। और जो हम लोग खाते हैं वो कौन सा होता है? तो वो होता है आपका सुक्रोज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेबल शुगर बोलते हैं, टेबल शुगर। और याद रखिएगा जो हम लोग खाते हैं वो क्या है? वो है आपका डाइसैकेराइड होता है। क्या होता है? डाइसैकेराइड होता है। तो याद रखिएगा फ्रूट में कौन सा मिलता है? फ्रैक्टोज, जो कि सबसे मीठा शर्करा है, सबसे मीठा आपका कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और ये सबसे मीठा शर्करा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहाँ फ्रूट में क्या मिलता है? तो आपका फ्रैक्टोज मिलता है। तीसरा क्वेश्चन आपका मिल्क में कौन सा होता है? तो आपका लैक्टोज होता है। लैक्टोज कैसा है? तो ये डाइसैकेराइड है, याद रखिएगा। ग्लूकोज से जितना भी क्वेश्चंस मैंने बताया याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन मैंने बताया कि प्राइमरी प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया क्या कि ग्लूकोज जो सबसे छोटा यूनिट है आपका कार्बोहाइड्रेट का। तीसरा मैंने ये बताया कि जो ग्लूकोज जो है यही आपका प्राइमरी प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया? C6H12O6, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपको माल्टोज दिया, आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलो एक बार जल्दी से हम लोग कार्बोहाइड्रेट पे जितने भी क्वेश्चन, देखो जहां से क्वेश्चंस बनते हैं बस मैं उसको ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो बेसिक होंगे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सबसे पहले मिल्क का बात करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा मिल्क इंडिया पूरे वर्ल्ड में अभी सबसे ज्यादा जो मिल्क प्रोड्यूस करता है कौन करता है? आपका इंडिया करता है। आपका जो मिल्क मतलब डेयरी रिसर्च सेंटर, डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आपको याद रखना है करनाल। और याद रखिएगा ये बीएसएससी में अभी पूछा गया तो कि सबसे ज्यादा जो मिल्क प्रोड्यूस करता है वो कौन करता है? तो आपको याद रखना है यूपी करता है। और हम यहाँ बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का, चाहे वो कोई भी हो, ये सब कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म है, चाहे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट अगर आप जलाते हो तो कितना एनर्जी मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना। तो 4.2 किलो कैलोरी जो है हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्वेश्चंस का ये भरमार है, आपके दिमाग में डाल रहा हूं इसलिए ताकि एग्जाम्स में क्वेश्चन छूटे ही ना, ठीक है। साइंस मतलब ड्रीम दोस्त, एक भी क्वेश्चंस आपके वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे, नोट से बाहर नहीं जाएंगे, बस आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये चीज आप समझ गया। मिल्क का बात अगर हम करें, ठीक है, मिल्क याद रखिएगा ये एक मिक्सचर है, पूछा जाएगा मिल्क किस टाइप का मिक्सचर है, तो ये आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर मतलब विसमांगी मिक्सचर है, याद रखना, ठीक है। और ये कोलाइडल में भी पूछा जाता है किस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है ये, तो एक पायास है। पायास मतलब ये क्या है, एक इमल्सन है, इमल्सन है ये, क्या है ये, इमल्सन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पायास, ठीक है। तो ये एक इमल्सन है, एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, विसमांगी मिक्सचर है। क्वेश्चन पूछा गया था जो मिल्क जो है आपका किस चीज का बेड सोर्स है, मतलब उसमें क्या नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा उसमें क्या नहीं पाया जाता है, तो आप बोलोगे आयरन नहीं पाया जाता है और आपका विटामिन सी नहीं पाया जाता है। आप अच्छे से याद रखिएगा। याद रखिएगा अगर आपको दूध का शुद्धता नापना है तो किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करोगे, लैक्टोमीटर का यूज करोगे, ठीक है। बट अगर मैं पूछूं कि दूध में कितना वसा है, कितना फैट है, ये कैसे मेजर करोगे, तो ब्यूटोरोमीटर से करोगे। तो दूध का शुद्धता आप लैक्टोमीटर से नापते हो, दूध में कितना वसा है वो ब्यूटोरोमीटर से नापते हो, ठीक है। याद रखिएगा ये सब चीज। और अगर हम लोग आगे बात करें तो मैंने अभी बताया दूध में कौन सा शर्करा होता है, तो ये होता है आपका लैक्टोज। क्या होता है, लैक्टोज। ये कार्बोहाइड्रेट होता है और ये क्या है आपका डाइसैकेराइड है। क्या है आपका डाइसैकेराइड है, मतलब ये किससे किससे बना हुआ है, तो ये ग्लूकोज से बना हुआ है प्लस आपका गैलेक्टोज से बना हुआ है। तो याद रखिएगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज जब मिला देते हैं तो क्या बनता है आपका लैक्टोज बनता है, ये पूछा गया है, ठीक है। और ग्लूकोज या गैलेक्टोज क्या है आपका, ये क्या है, मोनोसैकेराइड है, अच्छे से याद रखना, ठीक है, याद रखोगे। चलिए अब आते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में। मैंने आपको बता दिया कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली क्या क्या होता है, तो याद रखना, फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है। तो ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। पहला पॉइंट याद रखना। सबसे छोटा यूनिट क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो ग्लूकोज होता है, फॉर्मूला याद रखना C6H12O6, ठीक है। उसके बाद याद रखना मोनोसैकेराइड में कौन सा आता है, तो ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, गैलेक्टोज आता है। ग्लूकोज मैंने बताया इंस्टेंट एनर्जी के लिए दिया जाता है तुरंत, ठीक है। प्लस मैंने आपको क्या बताया, ग्लूकोज अगर बॉडी में ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका डायबिटीज हो जाएगा, ठीक है। और फ्रक्टोज मैंने बताया था सबसे मीठा शर्करा होता है, कहां मिलता है, फ्रूट में मिलता है, ठीक है। और गैलेक्टोज याद रखिएगा ये भी एक मोनोसैकेराइड है, ठीक है। डाइसैकेराइड का अगर हम लोग बात करें तो सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है और मेल्टोज होता है। क्या मैंने बोला, सुक्रोज, लैक्टोज एंड मेल्टोज। तो सुक्रोज जो किससे बना होता है, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज से बना होता है, ठीक है। किससे, सुक्रोज, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज से। लैक्टोज किससे बना होता है, तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से। और मेल्टोज किससे बना होता है, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज से बना होता है। याद रखना ये सब पूछेंगे, यही चीज डिसाइड करेगा आपका मेरिट। फिर से देख लीजिए, सुक्रोज, सुक्रोज मतलब क्या, जो हम लोग टेबल जो चीनी खाते हैं ना वो क्या है बेसिकली, वो सुक्रोज है, मतलब वो एक कार्बोहाइड्रेट है। किससे मिलके बना है, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज से। जो हम लोग खाते हैं टेबल शुगर वो क्या है, सुक्रोज है। उसके बाद लैक्टोज जो दूध में मिलता है वो किससे बना है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। ये क्या है, मिल्क में मिलता है, याद रखिएगा। और तीसरा है आपका मेल्टोज, तो ये भी क्या है आपका डाइसैकेराइड है, ये दो ग्लूकोज से मिला है। आखिरी में आपको याद रखना है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में क्या क्या आता है, देखिए बहुत क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पूरा तो नहीं कवर कर पाऊंगा बट जितना कर देना मोस्ट इंपोर्टेंट है। पॉलीसैकेराइड में क्या क्या आता है, ग्लाइकोजिन, स्टार्च एंड सेल्यूलोज। अब देखो ग्लाइकोजिन आपको पता होगा, आपका जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है आपके बॉडी में, पहला पॉइंट याद रखना, किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजिन के फॉर्म में होता है। प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। और सेलुलोज भी क्या है, ये ही आपका, ये क्या है, ये एक पॉलीसैकेराइड है। और आपका जो प्लांट का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, जो प्लांट का जो सेल वाल होता है, कोशिका भित्ति होता है, वो किससे बना होता है, तो सेलुलोज से बना होता है। और दुनिया में मतलब जो मतलब नेचुरल तरीके से अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो नेचुरली, ठीक है, पूरा, ठीक है, नेचर को देखा जाए तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सा कार्बोनिक सब्सटेंस आपको मिलता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस अगर आपको मिलता है तो आप क्या बोलोगे, सेलुलोज। तो नेचुरली तरीके से जो सबसे ज्यादा, ठीक है, सब्सटेंस अवेलेबल है वो कौन सा है आपका, सेलुलोज है। सेलुलोज आपका कोशिका भित्ति भी बनाती है। याद रखिएगा ग्लाइकोजिन में जो कार्बोहाइड्रेट है वो एनिमल में ग्लाइकोजिन के फॉर्म में स्टोर होता है, प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में ये होता है। तो ये दो चीज और याद रखना, जो आपका मिल्क होता है, ठीक है, मिल्क में जो व्हाइट कलर होता है वो कैसीन के कारण होता है और जो येलो कलर होता है वो कैरोटेनॉइड्स के कारण होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोटीन ही आप बोल सकते हो, ठीक है। तो व्हाइट कलर किससे होता है, तो कैसीन के कारण होता है। येलो कलर क्यों होता है, तो कैरोटेनॉइड्स के कारण होता है, ठीक है। इतना चीज आप यहां से याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये पूछा गया था कि विच ऑफ द राइबोसोम फाउंड इन साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, इंग्लिश वर्ड याद करके रखिएगा प्लीज, मैं फिर से बोल रहा हूं। तो क्लोरोप्लास्ट मतलब होता है हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें किस टाइप के राइबोसोम होते हैं। देखो तो सबसे पहले राइबोसोम का बात आएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है, प्रोटीन फैक्ट्री जो बोला जाता है किसको, राइबोसोम को। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है
सबसे छोटा कोशिकांग जो सबसे ज्यादा छोटा जो आपका सेल ऑर्गेनेल्स जो होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका राइबोसोम। राइबोसोम को यूनिवर्सल क्या बोला जाता है, कोशिकांग, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल्स बोला जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, याद रखिएगा क्यों, क्योंकि ये आपका एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में, मतलब पादप जगत और जंतु जगत दोनों में पाया जाता है, ठीक है, आपका राइबोसोम। अब जो ये राइबोसोम होगा, याद रखिएगा बेसिकली आपका क्या हो सकता है, 80S हो सकता है या 70S हो सकता है। अब याद रखिएगा जो 70S होगा, जितने भी आपको प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म होगा उसमें 70S क्रोमोसोम होगा। प्रोकार्योटिक के साथ आपको दो चीज एक्सेप्शन याद रखना है यहाँ, आपको क्लोरोप्लास्ट दैट मींस आपका हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको याद रखना है कि क्या होगा, आपका 70S क्रोमोसोम होगा, ठीक है। और बाकी जितने भी आपको प्रोकार्योटिक होंगे उसमें आपको 80S क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे यहाँ, ठीक है, इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आप यहाँ देखोगे कि ऊपर साइटोप्लाज्म दिया है, तो साइटोप्लाज्म याद रखना 80S होता है, और मैंने अभी बताया क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में 70S होता है। अब कुछ पॉइंट थोड़ा सा देखना यहाँ जरूरी है, ठीक है, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब वो जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन देंगे। देखो जब भी हम लोग बोलते हैं 70S क्रोमोसोम, ठीक है, सॉरी 70S और 80S क्रोमोसोम, तो जो 70S बना होता है हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से बनता है, छोटा वाला पार्ट कौन सा होता है, इसका बड़ा वाला पार्ट कौन सा है, और 80S कैसे बनता है, ठीक है। उससे पहले कुछ पॉइंट याद रखो। जो क्लोरोप्लास्ट है, याद रखना दो ऐसा कोशिकांग है जिसके अंदर खुद का डीएनए होता है। तो क्या होता है, एक होता है आपका हरित लवक दैट मींस क्लोरोप्लास्ट, और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन में होगा, ठीक है, 4 दिए होंगे कोशिकांग, तो याद रखना कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में खुद के डीएनए होते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट याद रखोगे। उसके बाद याद रखिएगा जो क्लोरोप्लास्ट है जिसको हम लोग हरित लवक बोलते हैं, ये प्लांट में मिश्रित मिलता है, बट जो माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, ये प्लांट और एनिमल दोनों में मिलता है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा हम डीएनए का बात की कि डीएनए क्या होता है। देखो डीएनए जो बेसिकली होता है ना, ये आपका क्या होता है, केंद्रक में मिलता है, ठीक है, मेनली। बट केंद्रक के बाहर भी अगर किसी दो कोशिकांग, दो सेल ऑर्गेनेल से मिलता है तो वो कौन है आपका, एक है क्लोरोप्लास्ट, एक है माइटोकॉन्ड्रिया। ये चीज क्लियर। दूसरा चीज आप याद रखोगे, जो आपका क्लोरोप्लास्ट है जिसको हम लोग हरित लवक बोलते हैं, इसको हम लोग क्वेश्चन पूछा गया था आई थिंक रेलवे में, ठीक है, कि किचन ऑफ द सेल, किचन मतलब जहां खाना बनता है, किचन ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है। और क्लोरोप्लास्ट जो है सिर्फ आपका पादप जगत में मिलता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही एक पिगमेंट, 3 तरीके के हमने क्लोरोप्लास्ट, अभी उसमें नहीं जाएंगे, याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही आपका क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और जो क्लोरोफिल जो है आपका ग्रीन कलर जो होता है आपका प्लांट में, वो क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए डीएनए का हमने यहाँ बात किया है, तो एक चीज आप याद रखिएगा कि डीएनए का डिस्कवर किसने किया था, तो फ्रेडरिक एंड मिस्चर ने किया था, ठीक है। फ्रेडरिक एंड मिस्चर ने डीएनए का डिस्कवर किया था। बट अगर यही बोले कि इसका, ठीक है, हेलिकल जैसे घुमा हुआ वाला मॉडल होता है ना, तो वो वाला मॉडल किसने दिया था डीएनए का, तो वाटसन एंड क्रिक। तो फिर से बोलो, डीएनए का डिस्कवर किसने किया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो फ्रेडरिक एंड मिस्चर ने किया। बट इसका, ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल, जो इस टाइप का जो हेलिक्स मॉडल होता है, देखो होगा इस टाइप का, वो मॉडल किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, याद रखिएगा। और एक और आपको पूछा जाएगा कि डीएनए होता है, इसमें किस टाइप का शुगर मिलता है, किस टाइप का शर्करा मिलता है, तो पेंटोज शुगर मिलता है, ठीक है, ये चीज याद रहेगा। आगे आइए, अब देखिए सबसे पहले हम लोग बात हैं राइबोसोम का, ठीक है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, ये चीज मैंने आपको बता दिया। सबसे छोटा जो कोशिकांग होता है, सबसे छोटा कोशिकांग कौन है, वो आपका राइबोसोम है। और राइबोसोम में 70S होता है, 80S होता है। तो याद रखना 70S जो होता है ये कैसे बनता है, तो 50S प्लस 30S, इसको ऐड मत करना नहीं तो ये 80 हो जाएगा। तो 50S और 30S, 50S 30S मिलके 70S कार्बोसोम राइबोसोम बनता है, याद रखने का, ठीक है। और ये किस में मिलता है, मैंने अभी बताया प्रोकार्योटिक में मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद क्लोरोफिल में कौन सा होता है, तो मैग्नीशियम एलिमेंट होता है, ये भी चीज याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा याद रखिएगा, जो कोशिका में श्वसन क्रिया होती है वो कहां होती है, तो आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था दरोगा में कि क्रैब साइकिल कहां होता है, तो क्रैब साइकिल भी जो होता है आपका वो कहां होता है, तो वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रैब साइकिल अच्छे से याद रखिएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है किस फॉर्म में होता है, एटीपी के फॉर्म में होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगर आपको बोलेगा एनर्जी
करेंसी ऑफ सेल, करेंसी मतलब होता है पैसा, ठीक है। तो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसको बोला जाता है, तो एटीपी को बोला जाता है। तो सबसे पहले पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है इसको। दूसरा, इसका खुद का डीएनए होता है। तीसरा, जो श्वसन क्रिया होता है सेल में वो कहाँ होता है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, तो एटीपी में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। और क्रैब साइकिल कहाँ होता है, तो आपका एटीपी में होता है। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसको बोला जाता है, तो आपका एटीपी को। और क्रैब साइकिल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रैब साइकिल को और किस नाम से जानते हैं, तो साइट्रिक एंड ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल, ठीक है। तो याद रखना क्रैब साइकिल को साइट्रिक और साइट्रिक एसिड आप बोल सकते हो, ठीक है। साइट्रिक एंड ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल के नाम से भी जानते हैं। एक वर्ड यूज किया जाता है क्रिस्टी, ठीक है। मैंने ये सब चीज आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, बस मैं रिवीजन करवाओ। क्रिस्टी, ये क्रिस्टी वर्ड जो है किसके लिए, किसमें पाया जाता है क्रिस्टी, तो आपको याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर किसने किया था, तो एल्टमैन ने किया था। उसके बाद हम आते हैं आपका साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया कि क्या है, कोशिका द्रव्य है, ठीक है। क्या है आपका, कोशिका द्रव्य है। तो क्रैब साइकिल अगर पूछे तो बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया, बट अगर आपको पूछा जाएगा कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है आपका कहाँ होता है, तो आपको याद रखना ये आपका कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और याद रखिएगा जो ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है वो क्या होता है, आपका लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा, लैक्टिक एसिड होता है। ये चीज अच्छे से याद रखिएगा। अगर सिंपल एनिमल है तो उसमें ग्लाइकोलाइसिस के बाद लैक्टिक एसिड बनेगा, बट अगर ईस्ट है, बैक्टीरिया है, तो क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। रिवीजन करते रहो दिमाग में, ठीक है, समझ में आया। तो 70S था, 80S था। 70S बनता है 50S प्लस 30S से, और जो 80S जो ये बनता है आपका 60 प्लस 40, ठीक है। तो 60 प्लस 40 करोगे तो 100 आएगा, पर इसको याद रखना है 60 प्लस 40 होता है 80S, ठीक है। और ये क्या आता है 50S प्लस 30S, इतना चीज याद रहेगा। और डीएनए किसमें नहीं मिलता है, तो राइबोसोम में डीएनए नहीं मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि किसमें डीएनए मिलता है, 4 ऑप्शन होगा, न्यूक्लियस होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा और नीचे राइबोसोम होगा। तो याद रखना राइबोसोम में डीएनए नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या में क्या पाया जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका अपघटक, मतलब डीकंपोजर जो होता है किसी भी खाद्य श्रृंखला मतलब होता है आपका फूड चेन। तो फूड चेन से जितने भी क्वेश्चंस पूछेगा जल्दी से हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या में क्या होता है, तो आपको याद रखना है इसका होता है आपका अपघटक। दैट मींस डीकंपोजर जो होता है सबसे ज्यादा होता है, ये याद रखना है। डीकंपोजर मतलब किसी चीज को डिकंपोज करने वाला, जैसे कि एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया। तो ये फूड चेन पे क्वेश्चन था। फूड चेन मैंने आपको समझाया था। अब जल्दी से देखते हैं इस पे क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहला याद रखना, जब भी फूड चेन का हम लोग बात करेंगे तो एक लेवल से, जैसे कि यहाँ क्या है आपका उत्पादक, मतलब ये क्या है, ये वाला एरिया देख रहे हो सबसे नीचे वाला, तो ये क्या है आपका उत्पादक है। ये सब क्या है आपका, ये उत्पादक। उसके बाद प्राथमिक कंज्यूमर, उसके बाद द्वितीय कंज्यूमर, उसके बाद तृतीय। अब देखो यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, एक लेवल से, ठीक है, एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए एनर्जी कितना ट्रांसफर होता है, सिर्फ 10% एनर्जी। अगर यहाँ 100% एनर्जी है तो यहाँ पहुंचेगा तो कितना बचेगा, 10%। 10 से फिर से इसका 1%, 1 से 0.1 और 0.1 से 0.001। तो हमेशा एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएंगे तो एनर्जी कितना ट्रांसफर होगा, पहला क्वेश्चन 10% पास होगा, याद रखिएगा। दूसरा, ये जितने भी है इसमें फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, तो याद रखिएगा जो आपके प्रोड्यूसर है वही सिर्फ फोटोसिंथेसिस करते हैं। मतलब आपका ग्रास हो गया, ट्री हो गया, जो भी प्लांट है, ठीक है। तो प्लांट जो होते हैं सीमा हमेशा सबसे प्रोड्यूसर में आते हैं। जो चीज बोल रहा हूं दिमाग में रखना, ठीक है, प्रोड्यूसर में आते हैं। और ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, ऑटोट्रोप न्यूट्रिशन होगा इनका। ऑटोट्रोप मतलब एक होता है ऑटोट्रोप, एक होता है आपका हेटेरोट्रोप। ऑटोट्रोप मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो प्रोड्यूसर को छोड़ के जितने भी ऊपर है वो अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे। दैट मींस ये जितने भी ये क्या है आपका हेटेरोट्रोप है, ठीक है। बट ये जो नीचे है आपका, ये क्या है आपका ऑटोट्रोप है। मतलब ये नीचे वाला अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, और बाकी प्रोड्यूसर को छोड़ के, उत्पादक को छोड़ के जितना भी ऊपर कंज्यूमर है सब ये क्या है आपका हेटेरोट्रोप है, याद रखना। तो नीचे वाला ऑटोट्रोप, बाकी ऊपर हेटेरोट्रोप। ह्यूमन जो है कौन से में आता है, तो ह्यूमन जो आता है टर्सरी कंज्यूमर में आता है। ये चीज आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा क्या होता है, तो सबसे ज्यादा मैंने क्या बोला, डीकंपोजर, ठीक है। डीकंपोजर जो होता है सबसे ज्यादा होता है। अपघटक जो होता है फूड चेन में सबसे ज्यादा होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था, जो एनर्जी, ये एनर्जी का जो पिरामिड है, ठीक है, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है ये हमेशा कैसा होता है, तो हमेशा सीधा होगा, स्ट्रेट होगा और पिरामिड के फॉर्म में होगा। इतना चीज एटलीस्ट आप लोग याद रखिएगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि सौर सेल बनाने में, जो सौर सेल है, जो सोलर सेल बनाने में क्या यूज होता है, आपको यहाँ ये पूछा जा रहा है। देखिए सोलर सेल का बात करने से पहले आपको याद रहना चाहिए कि सोलर सेल मतलब
सन का बात किया जा रहा है, ठीक है, सन का। सन में जो एनर्जी बनती है वो किससे बनती है? नाभिकीय संलयन की वजह से। दैट मींस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन मिलके क्या बनाती है? आपका हीलियम बनाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, जो सन जो है, सन से रेज धरती पे आने के लिए कितना टाइम लगता है? तो 500 सेकेंड लगता है। बट अगर वहीं हम लोग मून से बोले धरती पे आने के लिए कितना टाइम लगता है, उसका लाइट को, रेस को, मून का रेस को, तो 1.3 सेकेंड लगता है। तो सन से आने के लिए हमें 500 सेकेंड लगता है और मून से आने के लिए 1.3 सेकेंड लगता है। सन में नाभिकीय संलयन होता है, याद रखिएगा, जो इसका सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन पूरा पढ़ाया हुआ है, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब फॉर्म हुआ? तो 2005 में हुआ। 2 देशों ने मिलकर फॉर्म किया था, इंडिया एंड फ्रांस ने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुरुग्राम में। ये सब क्वेश्चंस पूछे गए, याद रखिएगा। सोलर सेल बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला, आपको पता है क्या ये क्या यूज किया जाएगा? सेमीकंडक्टर यूज किया जाएगा। तो यहाँ सेमीकंडक्टर कहाँ दिख रहा है आपको? सिलिकॉन। याद रखिएगा, सिलिकॉन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन कहाँ यूज होता है? तो टेफ्लॉन जो यूज होता है, जो आपका नॉन स्टिकी बर्तन जो होता है, तावा हुआ आता है ना, इसमें आप आजकल चिपकता नहीं है कुछ रखने से, तो नॉन स्टिकी में क्या होता है? वो टेफ्लॉन होता है, याद रखिएगा। टाइटेनियम, याद रखिएगा, टाइटेनियम को क्या बोला जाता है? तो फ्यूचर मेटल बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे कि भविष्य का जो ईंधन है वो हाइड्रोजन को बोला जाता है, उसी तरीके से जो फ्यूचर मेटल है, भविष्य का धातु किसको बोला जाता है? तो टाइटेनियम को बोला जाता है, याद रखिएगा। गोल्ड, गोल्ड याद रखिएगा, सबसे ज्यादा मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, ये चीज मैंने आपको पहले भी समझा। मेलिएबिलिटी मतलब क्या होता है? सीट बोलते हैं ना, पतला पतला सीट के फॉर्म में इसको बना सकते हो, मेलिएबिलिटी। और डक्टिलिटी मतलब एकदम तार, एकदम पतला तार के फॉर्म में भी इसको ये कर सकते हो। तो मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी सबसे ज्यादा किस में होता है? गोल्ड में होता है। इसका एक हमेशा आयस्क याद रखिएगा, सिल्वरनाइट, ये पूछा गया। तो सिल्वरनाइट किसका आयस्क है? सिल्वरनाइट। तो याद रखिएगा गोल्ड का। सिल्वरनाइट के साथ साथ आप याद रखिएगा कैल्वराइट, कैल्वराइट भी किसका है? तो ये गोल्ड का। गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 79 होता है। और कैसे डिनोट किया जाता है? तो AU से डिनोट किया जाता है। हर चीज पूछा गया जो भी यहाँ में लिख रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चंस देखेंगे। देखो, सोलर सेल का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसमें सिलिकॉन यूज होता है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? तो 14 इसका एटॉमिक नंबर होता है, याद रखिएगा। पहला पॉइंट। तो सिलिकॉन क्या है आपका? तो सिलिकॉन जो है आपका एक सेमीकंडक्टर है। अब सेमीकंडक्टर से 2-3 क्वेश्चन जल्दी से लिखोगे। सबसे पहले, अगर सेमीकंडक्टर में हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? तो याद रखिएगा इंक्रीज होगा। बट यही अगर धातु आपको दे दिया जाए, तो धातु में देखो, ये चीज हमेशा याद करके रखना, अगर सेमीकंडक्टर दिया हुआ है और अगर हम ताप, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसमें जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ेगा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। बट यही अगर धातु है, तो धातु में अगर करंट पास हो रहा है, ठीक है, और उसमें और अगर आप हीट दे दोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, तो उसका कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा। तो याद रखिएगा, ये इसमें क्या होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब क्या होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना कि ये कोवालेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, सहसंयोजी बंधन फॉर्म करता है, याद रखिएगा, जितने भी आपके सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन का मैंने बता दिया, नेगेटिव मतलब ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है। इसमें सहसंयोजी बंधन, दैट मींस कोवालेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। सन को आने के लिए धरती पे उसका रेस को कितना टाइम लगता है? धरती पे आने के लिए 500 सेकेंड लगता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर में, ठीक है, तो सोलर कुकर जो होता है उसमें किस टाइप का दर्पण यूज किया जाता है? तो याद रखिएगा कॉनकेव, मतलब अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया ये AU, दैट मींस आपका गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है, ठीक है। बाकी आप देख लेना, इसमें कुछ नहीं है। और ये है आपका फ्यूचर मेटल, टाइटेनियम को बोला जाता है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन मैंने बताया क्या होता है? जो बर्तन वर्तन बनाते हैं, नॉन स्टिकी। अब यहाँ याद रखना, ये नाम याद जरूर रखना। टेफ्लॉन को एक और नाम से जाना जाता है, जो इसका केमिकल नेम है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। मेरे साथ बोलो, ये पूछा गया है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, ये सब आप लिख लेना। याद रखना, जर्मेनियम का जो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 है। ये दोनों ऐसे सिलिकॉन सेमीकंडक्टर हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। आपको पता है इडली को कैसे बनाया जाता है? बड़ा सिंपल है, स्टीमिंग से। स्टीम से उसको, उसमें आग नहीं दिया जाता, स्टीम से बनाया जाता है। तो क्या है? स्टीमिंग इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्टीमिंग। अब जल्दी से कुछ चीज है जो स्टीमिंग पे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा स्टीमिंग से क्या क्या होता है। देखो, स्टीमिंग में क्या होता है कि आपका स्टीम क्यों यूज किया जाता है? देखो, आप एक तो आप क्या करते हैं, इडली बनाने में स्टीम करते हो। दूसरा, अगर आपको याद हो तो स्टीम जो है, ठीक है, आपका जो न्यूक्लियर बोला हूं, थर्मल पावर प्लांट, जहां कोयला से बिजली बनाया जाता है, तो जो टरबाइन को रन कराया जाता है, क्योंकि वहां क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होगा। कहां? चीजें समझ रहे हो ना?
जहां भी इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है वहां कैसे प्रोड्यूस होता है? सिंपल है मेरे भाई, वहां जनरेटर होता है। जनरेटर होगा मतलब क्या? आपका टरबाइन जो है रन कराया जाएगा। अगर वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है मतलब पानी से बनाया जा रहा है तो पानी से टरबाइन को रन कराया जाएगा, और अगर वो थर्मल पावर है तो स्टीम से रन करवाया जाएगा। तो यहाँ थर्मल पावर प्लांट है जहां आपको स्टीम से टरबाइन को रन करवाया जाएगा। याद रखिएगा, इडली में भी स्टीम यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आग से जलना, ठीक है, और स्टीम से जलना, ठीक है। देखो यहां मैंने स्टीम दिया हुआ है, देखो एकदम इंग्लिश वर्ड्स दिए जाते हैं, स्टीमिंग, ठीक है। तो आपका स्टीम से जलना खतरनाक होता है कंपेयर टू आपका आग से जलना। क्यों क्यों क्यों? तो आप बोलोगे कि जो स्टीम जो होता है उसमें आपका गुप्त उष्मा ज्यादा होता है, लेटेंट हीट ज्यादा होता है। आपको याद रखना है, दो चीज मैंने आपको हमेशा करवाया, एक है आपका गुप्त उष्मा दैट मींस लेटेंट हीट, और एक है आपका विशिष्ट उष्मा जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। इसका मीनिंग मैंने अच्छे से समझाया, प्लीज वीडियो में जाके देख लीजिएगा। तो ये चीज याद रखना, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट की सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट किसका होता है? विशिष्ट उष्मा तो वाटर का होता है। ये भी चीज मैंने आपको समझाया था, याद रखना ये सब चीज, ठीक है। उसके बाद वहां यहाँ जो ऑप्शन में देखोगे, ठीक है, तो प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले याद रखना जो प्रेशर कुकर है, ठीक है, तो इसका डिस्कवर किसने किया था? तो याद रखना डेनिस पेपिन ने। याद रखना क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेशर कुकर का डिस्कवर डेनिस पेपिन ने किया था, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा जो प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में क्या होता है, क्यों उसमें खाना जल्दी बन जाता है? तो याद रखना क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में, तो हाई प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर के कारण बन जाता है, ठीक है। तो याद रखना हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण, और जितना ज्यादा प्रेशर होगा उसका क्वथनांक बिंदु जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज होगा। तो याद रखना प्रेशर जितना इंक्रीज होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। और आपका प्रेशर कुकर में क्या होता है? हाई टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा प्रेशर मतलब जो आपका दाब है, ठीक है, वो किस में नापा जाता है? तो पास्कल में नापा जाता है और बार में नापा जाता है। 1 बार इक्वल टू होता है कितना? 10⁵ पास्कल। ये सब पूछा गया। तो अगर पूछेगा प्रेशर का जो क्या क्या यूनिट होता है, तो याद रखिएगा पास्कल होता है, बार होता है, और 1 बार इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल होता है। और याद रखिएगा प्रेशर क्या है? ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, ठीक है, दैट मींस स्केलर क्वांटिटी है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि जो दीपित नालिका तथा नियोन चिन्ह, ये चीज मैंने कितनी बार आपको करवाया पता नहीं, ठीक है। जो भी आप नियोन, मैंने क्या होता है, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स होते लगे होते, बड़े बड़े चमकीला एकदम नाम लिखा होता है, तो उसमें बेसिकली किसका यूज किया जाता है? तो मैंने आपको क्या बताया था? नियोन का यूज किया जाता है, नियोन गैस का। हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब क्या है? ये सब इनर्ट गैस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोबल गैस बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप गैस बोलते हैं। अब याद रखना जो नियोन जो है आपका क्या होता है, आपका कहाँ यूज होता है? तो आपका जो बिलबोर्ड्स होते हैं, बिलबोर्ड्स, ठीक है, बड़े बड़े चमकीले जो लिखे हुए होते हैं उसमें होते हैं। और ये किस फॉर्म में होते हैं? तो आपको याद रखना है प्लाज्मा के फॉर्म में होते हैं। प्लाज्मा क्या है सर? ये 4th स्टेट ऑफ मैटर है, मैंने समझा रखा है, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। यही चीज है कि नियोन जो है एटॉमिक नंबर इसका 10 है, ये एक इनर्ट गैस है, दैट मींस नोबल गैस है, और 18वां ग्रुप में आता है, ठीक है। किस में यूज किया जाता है? तो जो लाइटिंग होता है, बिलबोर्ड्स बड़े बड़े जो होता है उसमें यूज किया जाता है, याद रखिएगा। लास्ट ये कुछ चीज आप लोग याद कर लो, ये है आपका कि जो भी आपके फटाके होते हैं, जिसमें पूछ जाता है कि लाल रंग क्यों होता है, येलो क्यों होता है, तो लाल रंग जो होता है पटाखा का क्यों होता है? स्ट्रोंसियम के कारण। उसमें स्ट्रोंसियम आपका क्या होता है? तत्व होता है, दैट मींस एलिमेंट होता है। ग्रीन क्यों होता है? बेरियम के कारण होता है। ब्लू क्यों होता है? कॉपर के कारण होता है। और येलो क्यों होता है? तो आपको सोडियम के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद बेसिक क्वेश्चंस थे, उतना कुछ खास था नहीं, तो बाकी तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो प्लीज जो भी समझाए उसको आप लिख लेना, और कैसा लगा क्लास आप बताइएगा। थोड़ा फास्ट किया हमने क्योंकि टाइम का कमी है। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, लिंक नीचे होगा, प्लीज जुड़ जाइए।